कल जहां तक हो गया था उसके आगे से प्रकाशिक शाखा एवं ध्वनिक शाखा में अंतर। प्रकाशिक शाखा एवं ध्वनिक शाखा में अंतर। एक तरफ लिखना है प्रकाशिक शाखा और एक तरफ लिखना है ध्वनिक शाखा। जो भी अपन ने जितना कुछ पढ़ा है इसके बारे में वो सारा अपन को अंतर के रूप में लिखना है। ठीक है, आ रही आवाज? हाँ जी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिक शाखा की। प्रकाशिक शाखा के अंदर क्या होते हैं कि जो परमाणु की जो कंपन होते हैं वो विपरीत कला में होते हैं, जबकि ध्वनिक शाखा में जालक के परमाणु के कंपन समान कला में होते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट में यहां पर लिखवाते चल रहा हूं, जो अपन ने पढ़े हैं वही पॉइंट यहां पर आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो आप प्रकाशिक शाखा के अंदर। ठीक है, लिखो, लिखना प्रकाशिक शाखा के अंदर इस शाखा में जालक के परमाणु विपरीत कला में कंपन करते हैं। इस शाखा में जालक के परमाणु जालक के परमाणु विपरीत कला में कंपन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखोगे? इस शाखा में, लिखते चलो मेरे साथ ही, जालक के परमाणु समान कला में कंपन करते हैं। लिखो पहला गुणधर्म। ये वाली जो शाखा होती है, इस शाखा में आयाम का अनुपात ऋणात्मक होता है। कल ही याद किया था अपन ने। इस शाखा में आयाम का अनुपात ऋणात्मक होता है। आयाम का अनुपात ऋणात्मक होने का मतलब हो गया a बटा बी बराबर माइनस का m2 बटा m1। a बटा बी बराबर कितना हो गया? माइनस का m2 बटा m। और इसमें आयाम का अनुपात क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इस शाखा में आयाम का अनुपात धनात्मक होता है। तो a बट्टा बी बराबर 1। लिखो दोनों अंतर। 3:30 के आसपास स्टार्ट हो जाती है, कभी कभार 3:35 3:37 तक पहुंच जाती है। और क्या, कभी लेट हो जाते हैं आने के अंदर, थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ जी, अब देखो जो प्रकाशिक शाखा होती है, इस प्रकाशिक शाखा में अधिकतम आवृत्ति, कल जो समझाया था ओमेगा और के बीच में ग्राफ, उससे चेक कर सकते हो। तो इस शाखा में अधिकतम आवृत्ति, अगर इस शाखा में अधिकतम आवृत्ति की बात करें, कल ही ज्ञात करी थी ओमेगा प्लस, कल ही लिखी थी हमने, तो ये थी रूट के अंदर बीटा अपॉन, सॉरी, रूट के अंदर 2 बीटा, फिर ये 1/m1 प्लस 1/m2। और इस शाखा की बात करें तो जो ध्वनिक शाखा होती है उसके अंदर जो अधिकतम आवृत्ति होगी इसमें m2 नहीं आता। अधिकतम आवृत्ति, तो ये ओमेगा माइनस बराबर कितना आएगा? रूट के अंदर 2 बीटा अपॉन
आप पढ़ो तो सही, याद तो करो। अगली क्लास भी आ जाती है ना। 2-5 मिनट ऑनलाइन के अंदर शेड्यूल बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसे थोड़ी है कि इस क्लास के बाद में दूसरी क्लास के लिए बटन दबा दिया और वो दूसरी क्लास स्टार्ट। ऑफ भी करना होता है, दूसरे के लिए शेड्यूल भी तैयार करना होता है, ऐप पे भी लगानी पड़ती है उस क्लास को। ठीक है, तो उससे इसमें टाइम तो लगता है। ठीक है, चलो। हाँ जी। अब हमने देखा था कि जो प्रकाशिक शाखा है उसमें के अल्प मानों के लिए ओमेगा और के बीच जो वक्र आता है वो सरल रेखा के अंदर, सॉरी नियत आता है। कल जो वक्र बनाया था उसके अंदर देखो के अल्प मानों के लिए जब आप ओमेगा और के बीच में वक्र खींचते हो तो वो नियत मिलता है। और जबकि ध्वनिक शाखा के अंदर क्या होता है, के अल्प मानों के लिए ओमेगा और के बीच में जो खींचा गया वक्र होता है वो कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। अपन लिखेंगे के अल्प मानों के लिए, देखो ऐसे लिखेंगे, के अल्प मानों हेतु ओमेगा व के मध्य वक्र नियत होता है। ठीक है, और इसके अंदर लिखोगे के अल्प मानों हेतु ओमेगा व के मध्य वक्र सरल रेखीय होता है। बताओ। जो प्रकाशिक शाखा है उस प्रकाशिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटीकरण, ऊर्जा ऊर्जा का जो क्वांटा होता है वो फोटोन होता है, फोटोन के द्वारा होता है। जबकि ध्वनिक शाखा में ऊर्जा का जो क्वांटीकरण होता है वो फोनोन के द्वारा होता है। जैसे फोटोन होता है ना वैसे ही फोनोन होता है। आपके इसी यूनिट के अंदर फोनोन पर डिटेल में भी चर्चा होगी, एक पूरा बड़ा सवाल है फोनोन के ऊपर, है ना। पूरा बड़ा डेरिवेशन है, फोनोन क्या होते हैं, उनके गुणधर्म समझाने के सारे आगे आएगा ना यूनिट के। ध्वनिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटीकरण फोनोन के द्वारा होता है, फोनोन के द्वारा। ठीक है, और जो द्विपरमाणु जालक के कंपन होते हैं वो ध्वनिक और प्रकाशिक दोनों शाखाओं में होते हैं, और एकल परमाणु जालक में जो कंपन होते हैं वो केवल ध्वनिक शाखा में होते हैं। एक पॉइंट और लिखना है इसके नीचे, ये डिफरेंस है कुछ। लास्ट पॉइंट, द्विपरमाणुक चालक के कंपन दोनों शाखाओं, ब्रैकेट के अंदर लिखना प्रकाशिक एवं ध्वनिक में होते हैं। और एकल परमाणु जालक के कंपन, एकल परमाणुक चालक के कंपन ध्वनिक शाखा में हो। तो ये कुछ अंतर हो गए, वैसे पूछे कम कभी जाते नहीं है, पर हमें अंतर पता होना चाहिए, है ना। लिख लो ये।
लिख लिए? ठीक है, अब हेडिंग लगाओ निकाय की ऊष्माधारिता। निकाय की ऊष्माधारिता। अब कुछ टॉपिक आएंगे जो हमने सेम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ रखे हैं। एक तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए अपन एक आइंस्टीन का मॉडल पढ़ते हैं, एक डेबाई मॉडल पढ़ते हैं। तो ये जो पोर्शन है अब इस यूनिट के अंदर आएगा वो आप लोगों ने पढ़ रखा है, किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ रखा है। तो इसके अंदर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे इस पोर्शन को। ठीक है, कौन से को? ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। जो आप लोगों ने आइंस्टीन मॉडल पढ़ा है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का, डेबाई मॉडल पढ़ा है किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा है। ठीक है ना, तो वो उसी से रिलेटेड करता हुआ है, पूरा का पूरा वही रिजल्ट डिराइव करने हैं जो सेकंड ईयर के अंदर डिराइव किए थे। हाँ, सेकंड ईयर के अंदर कुछ जगह हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे थे, ठीक है ना, और इसके अंदर उन रिजल्ट्स को भी क्या करना है? डिराइव अपन को करना है। अब आप लोग हेडिंग लगाओ निकाय की ऊष्माधारिता, ब्रैकेट के अंदर लिखना विशिष्ट ऊष्मा। निकाय की ऊष्माधारिता और ब्रैकेट के अंदर लिखना विशिष्ट ऊष्मा। निकाय की ऊष्माधारिता और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ठीक है। तो निकाय की ऊष्माधारिता क्या होती है? सुनो, सबसे जो निकाय की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में जो ताप के सापेक्ष परिवर्तन है, उसी को आप क्या कहते हो? निकाय की ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हो। यानी आप लिख सकते हो dq बटा dt, ये क्या होती है? हमारी ऊष्माधारिता या फिर क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा। यानी निकाय की ऊर्जा में ताप के सापेक्ष परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? निकाय की ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। लिखो इसके अंदर सबसे पहले लिखना ऊष्माधारिता पदार्थ का वह ऊष्मीय गुणधर्म है। ऊष्माधारिता पदार्थ का वह ऊष्मीय गुणधर्म है जिसे ताप के द्वारा परिभाषित किया जाता है। जिसे ताप के द्वारा परिभाषित किया जाता है। जिसे ताप के द्वारा परिभाषित किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। किसी भी निकाय की ऊर्जा में, किसी भी निकाय की ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन, किसी भी निकाय की ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन को निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। को निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। एक कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है C इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, लिख लो। लिखो इसके नीचे निकाय के लिए ऊष्माधारिता, निकाय के लिए ऊष्माधारिता दो प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। निकाय के लिए ऊष्माधारिता दो प्रकार से परिभाषित, सॉरी, दो प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। पहला लिखो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा के अंदर लिखना स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसके अंदर लिखना यदि किसी निकाय का, यदि किसी निकाय का दाब नियत रखा जाए, यदि किसी निकाय का दाब नियत रखा जाए और उस निकाय की, और उस निकाय की ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन किया जाए, और उस निकाय की ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन किया जाए, तो यह नियत दाब पर, तो यह नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यह नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cp से व्यक्त करते हैं। से
Cp से व्यक्त करते हैं। तो अब आप लोग लिख लो Cp बराबर dq अपॉन dt, P नियत करते हैं। लिख लिया? अब लिखो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो परिभाषा ऐसे कैसे लिख लो, जहां दाब लिखा है ना उसकी जगह आयतन कर लेना। चलो मैं ही लिखवा देता हूं। यदि किसी निकाय का आयतन नियत रखा जाए, यदि किसी निकाय का आयतन नियत रखा जाए, तो उस निकाय की ऊर्जा में ताप के सापेक्ष परिवर्तन, तो उस निकाय की ऊर्जा में ताप के सापेक्ष परिवर्तन स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cv से व्यक्त करते हैं। इसे Cv से व्यक्त करते हैं। इसे Cv से व्यक्त करते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब लगाओ हेडिंग ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है? हाँ जी। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, हेडिंग लगानी है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। लिखो इसके अंदर, ठोस पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा, ठोस पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा दो कारणों से उत्पन्न होती है। ठोस पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा दो कारणों से उत्पन्न होती है। पहला लिखना, परमाणु के ऊष्मीय कंपन के कारण उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा। पहला लिखना, परमाणु के ऊष्मीय कंपन के कारण आंतरिक ऊर्जा, उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा। परमाणु के ऊष्मीय कंपन के कारण उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा। और दूसरा लिखना, और दूसरा लिखना, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण, दूसरा लिखना, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा। चलो देखो, देखो आप लोगों ने ऊष्मा गतिकी का पहला नियम पढ़ा होगा, और ऊष्मा गतिकी का पहला नियम यह होता है कि जब भी किसी निकाय को ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा दो काम में आती है। किस किस काम में? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, और किए गए कार्य के बराबर होती है। डीडब्ल्यू बराबर होता है पीडीवी। ठीक है, अब सुनना, अगर आप स्थिर आयतन की बात करो तो स्थिर आयतन हेतु डीवी बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वी क्या है? नियत है। वी नियत है तो डीवी का मान कितना होगा? 0। इस अवस्था में डी क्यू किसके बराबर होगा? डी यू के बराबर। आप लिखोगे यहां से स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो स्थिर
आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, सीवी से। तो सीवी बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। वी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आप इसे डी यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको देंगे 1, इसको देंगे 2। चेक करना, समीकरण 1 व 2 से सीवी बराबर डी अपॉन डी टी, एक तो यू जालक और एक आ गया यू इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण और दूसरा परमाणु में ऊष्मीय कंपन के कारण उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा। इसको आप लिख सकते हो डी यू जालक बट्टा डी टी, ठीक है। इस दौरान भी नियत होगा, और डी यू इलेक्ट्रॉन बट्टा डी टी इस दौरान भी नियत होगा। तो आप इसे लिख सकते हो सी बी इक्वल टू सी बी चालक और सी बी, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको समीकरण 1 लिखना है केवल। अभी समीकरण 1 लिखो, फिर लाइन लिखवाऊंगा। समीकरण 1 लिखना, फिर लाइन लिखवाएंगे। समीकरण 1 लिखना है, फिर लाइन लिखवाएंगे। लिखना इसके नीचे, यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए, यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो दी गई ऊष्मा, तो दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तो दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय के द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है, और निकाय के द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है, जिसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। जिसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। उतारो इसको, ऐसे कैसे, जैसे उतार लो, मैसेज छोड़ देना।
हाँ जी, आवाज सुन रहा, बीच में चली गई थी। अब देखो, हेडिंग लगानी है ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम। आप लोगों ने ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत पढ़ा था ना? तो ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत के अंदर एक बात बताई थी मैंने कि प्रति परमाणु जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो होती है kT/2। ये क्या होती है? प्रति परमाणु औसत गतिज ऊर्जा। ओके। और प्रति परमाणु ही औसत स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होती है? kT/2। अगर मैं प्रति परमाणु कुल ऊर्जा की बात करूं तो औसत गतिज ऊर्जा में औसत स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी प्रति परमाणु, और सॉरी, प्रति परमाणु कुल ऊर्जा आ जाएगी, औसत कुल ऊर्जा आ जाएगी प्रति परमाणु। ये प्रति परमाणु औसत गतिज ऊर्जा है, ये प्रति परमाणु औसत स्थितिज ऊर्जा है, और प्रति परमाणु कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे औसत, तो वो कितनी होगी? केटी होगी। अब एक परमाणु का कंपन कितनी दिशाओं में हो सकता है? 3 दिशा में। वो एक्स दिशा में भी कर सकता है, वाई दिशा में भी कर सकता है, जेड दिशा में भी कर सकता है। तो एक परमाणु के लिए ऊर्जा कैसे लिखोगे आप? 3kT। अब मान लो यदि पदार्थ में कितने परमाणु उपस्थित हो, किसी ठोस पदार्थ में कितने परमाणु उपस्थित हो? n परमाणु उपस्थित हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? n से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n के बराबर होता है स्मॉल n इंटू आर, तो आप इसे कन्वर्ट कर देना 3nRT। एक मोल के लिए n का मान 1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3RT। अब इस ऊर्जा का ताप के सापेक्ष परिवर्तन ये कितना आ जाएगा? 3R। इसी को क्या बोलते हो आप? विशिष्ट ऊष्मा कहते हो स्थिर आयतन पर। तो ये कितनी आती है? 3R आती है। कितनी आती है? 3R आती है। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट के अनुसार जो विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करते हैं वो सीबी कितनी आती है अपने पास में? 3R आती है। तो पहले तो इस विशिष्ट ऊष्मा तक पहुंचते हैं, फिर इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, लिखो। ऊर्जा स्तंभ विभाजन सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा स्तंभ विभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रति परमाणु, ऊर्जा स्तंभ विभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रति परमाणु, प्रति परमाणु औसत गतिज ऊर्जा, प्रति परमाणु औसत गतिज ऊर्जा kT/2 होती है, kT/2 होती है। जबकि प्रति परमाणु, जबकि प्रति परमाणु औसत स्थितिज ऊर्जा, जबकि प्रति परमाणु औसत स्थितिज ऊर्जा kT/2 होती है। जबकि प्रति परमाणु औसत स्थितिज ऊर्जा kT/2 होती है। इस अवस्था में, इस अवस्था में प्रति परमाणु, इस अवस्था में प्रति परमाणु औसत कुल ऊर्जा, इस अवस्था में प्रति परमाणु औसत कुल ऊर्जा, ये लिखना kT/2 प्लस kT/2 बराबर kT, kT/2 प्लस kT/2 बराबर kT होती है, बराबर kT होती है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। यहां, यहां एक परमाणु का कंपन 3 दिशाओं में संभव है। यहां एक परमाणु का कंपन 3 दिशाओं में संभव है। अतः इस अवस्था में ऊर्जा का मान 3kT होगा। यहां एक परमाणु का कंपन 3 दिशाओं में संभव है, अतः इस अवस्था में ऊर्जा का मान 3kT होगा, 3kT होगा। अतः ड्यूलॉन्ग पेटिट के अनुसार, अतः ड्यूलॉन्ग पेटिट के अनुसार, अतः ड्यूलॉन्ग पेटिट के अनुसार ठोस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, ठोस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा लिखो U बराबर 3kT, U बराबर 3kT। अब इसके नीचे लाइन चेंज, इसके नीचे लिखना U बराबर 3kT लिख लिया। इसके नीचे लिखना यदि ठोस पदार्थ में कैपिटल N परमाणु उपस्थित हो, यदि ठोस पदार्थ में कैपिटल N परमाणु उपस्थित हो, U बराबर लिखना 3nKT। फिर ये रिलेशन होता है N के बराबर होता है स्मॉल n इंटू R, ये हो जाएगा 3nRT। एक मोल हेतु,
n बराबर 1, u बराबर 3RT। कैपिटल टी के सापेक्ष अवकलन कर देना। ये लिख लो, इधर भी लिख रखा है मैंने, एक ही बात है। स्थिर आयतन पर की होगा ये, क्योंकि स्थिर आयतन पर ही क्या होता है, डी यू डी क्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डी यू अपॉन डी टी कर रखे हैं, तो फिर ये स्थिर आयतन पर ही होगा। पर देखो ये हाई टेम्परेचर पर होता है, और हाई टेम्परेचर पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती है, परंतु ताप अगर कम है तो फिर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है। लिए लिखो आगे। अतः ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार, अतः ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा, उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती है। उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती है, परंतु ताप अल्प होने पर, परंतु ताप अल्प होने पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है, परंतु ताप अल्प होने पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है, जिसे वक्र में, जिसे वक्र में निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जिसे वक्र में निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आइएगा चेक करो, जब आप विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन दिखाते हो, कुछ ऐसा परिवर्तन होता है यहां पर, इधर है टेम्परेचर, इधर है विशिष्ट ऊष्मा, यहां मान है 3R, इससे इधर एक डॉट लाइन खींच देते हैं। अब ये जो परिवर्तन है वो ऐसा दिखाया जाता है, यानी उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती है, उसका मान कितना है, 3R है। और लो टेम्परेचर पर देखोगे तो विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। बनाओ ये वक्र, ये ड्यूलोंग पेटिट के द्वारा दिया गया वक्र था, जिसमें यह कहा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा ताप पर, उच्च ताप पर निर्भर नहीं करती है, परंतु निम्न ताप पर निर्भर करती है। पर निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर कैसे निर्भर करती है, ये बात ड्यूलोंग पेटिट का नियम नहीं समझा पाया। इसीलिए कौन सा मॉडल आया था, आइंस्टीन का मॉडल आया था। आइंस्टीन का ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो मॉडल आया था, वो किस पर्पज से आया था, वो इस पर्पज से आया था कि ड्यूलोंग पेटिट उच्च ताप पर तो विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता इस तरीके से नहीं होती है, उस बात को समझाता है। पर ये निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है, इस बात को ड्यूलोंग पेटिट नहीं समझा पाया, इसलिए आइंस्टीन का मॉडल आया था। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया, तो अब हेडिंग लगाओ, आइंस्टीन का विशिष्ट ऊष्मा मॉडल। आइंस्टीन का विशिष्ट ऊष्मा मॉडल, हाँ जी, इसमें स्टार्टिंग में वही बात लिखनी है जो अभी मैंने बताई है। हेडिंग लगाओ, आइंस्टीन का विशिष्ट ऊष्मा मॉडल। लिखो इसमें, ड्यूलोंग पेटिट का नियम केवल, ड्यूलोंग पेटिट का नियम केवल ठोस पदार्थ के, ड्यूलोंग पेटिट का नियम केवल ठोस पदार्थ के उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की, उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की, उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को समझाता है, ताप पर निर्भरता को समझाता है।
निम्न ताप पर निम्न ताप पर निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को नहीं समझा पाता है। निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को नहीं समझा पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए वापिस रिपीट करना है, वापिस बोल रहा हूं, ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम केवल ठोस पदार्थ के उच्च ताप पर केवल ठोस पदार्थ के उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को समझाता है। विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को समझाता है। निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को नहीं समझा पाता है। निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा की ताप पर निर्भरता को नहीं समझा पाता है। नहीं समझा पाता है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए अतः इस कमी को दूर करने के लिए आइंस्टीन मॉडल दिया गया। अतः इस कमी को दूर करने के लिए आइंस्टीन मॉडल दिया गया। इस कमी को दूर करने के लिए आइंस्टीन मॉडल दिया गया। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार आइंस्टीन ने इस मॉडल के अनुसार आइंस्टीन ने ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी। ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी। ये जो भी परिकल्पनाएं दी गई है इनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में, और आगे का जो डेरिवेशन आएगा इसके अंदर जो आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पड़ा हुआ है वो ऐसे कैसे सेम रिपीट इसके अंदर होगा। हो सकता है वहां कैलकुलेशन नहीं की गई हो पर यहाँ पे संपूर्ण कैलकुलेशन आएगी आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो।